वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं, कौमी असम्बली में IPPs के खिलाफ सारी जमातें यकजुबां हो गईं और निजी बिजली घरों के जायजे के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वक्फा सवालात में महरीन भुट्टो ने कहा कि IPPs के चार्जेस की वजह से अवाम शदीद मुतासिर हैं। PPP रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने घरेलू गैस की लोड शेडिंग का मसला उठाया, जिस पर वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्की गैस के वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं, बाहर से महंगी गैस लाकर सस्ती बेच नहीं सकते, खजाना इस काबिल नहीं कि बोझ उठा सके। सैयद हुसैन तारिक ने ईरान के साथ गैस मंसूबे की अदम तकमील पर कहा कि कुछ दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान को हतमी नोटिस दिया है, ईरान के साथ काम कहां तक पहुंचा, पाइपलाइन मंसूबे में 18 बिलियन की पेनल्टी कहां से भरेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सीनियर सियासी क़यादत को साइड लाइन किया जा रहा है, पार्लियामेंट के पास किरदार अदा करने का कोई मौका नहीं है, हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है, मामलात सियासतदानों के हवाले करें। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके? वहाँ वो टैक्स वसूल कर रहे हैं, सड़कों पर पहरे दे रहे हैं, हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, आलमी कुव्वतें फ़ायदा उठा रही हैं। उनका मजीद कहना था कि बलूचिस्तान में एक ही दिन मुसल्लह अफवाज पर हमले हुए, लोगों पर हमले हुए, बशाम पर हमला हुआ और बुरी बात है, हमें इकदाम करना चाहिए। कोयटा से बशाम तक 250 चौकियाँ हैं, हम कहाँ थे? किसी और पर जिम्मेदारी डालने से काम नहीं बनेगा। लापता अफराद 10-10, 20-20 साल से लापता हैं। लापता अफराद जहाँ भी हों, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ख़ानदान को बताए कि बच्चा कहाँ है। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान जंग बना हुआ है, सिंध में डाकुओं का राज है। पार्लियामेंट आगे बढ़े, बलूचिस्तान में लोगों से गुफ्तगू करे, बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत करें। रियासत नाकाम हो जाती है तो वहाँ हम जाते हैं और सूरत हाल को काबू करते हैं। हम ताकत के साथ निपटने और आखिरी हद तक जाने के लिए भी तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन का किरदार भी अदा करेंगे। वतन को ज़रूरत पड़ी तो हमारी खिदमात हाजिर हैं। हमारे यहाँ स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है, सूरत हाल मखदूश हो चुकी है। हुक्मरान जैसे भी हैं, फॉर्म 45 के हैं या 47 के, हम ऐवान में बैठे हैं। नौजवान जज्बाती हैं, मामला फहम नहीं। मैं उन हालात से बेहतर मुस्तरिब हूँ, मायूस हूँ कि पार्लियामेंट के पास किरदार अदा करने का कोई मौका नहीं है। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है कि पकौड़ों की दुकान लगा लूं। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वो असेंबली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती हैं वो उनको न रोक सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए मुल्की सियासत पर अपने अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है कि पकौड़ों की दुकान लगा लूं। जब 4 वोटों की जरूरत होती है तो कोयटे में आकर अख्तर मेंगल उनको याद आता है, उसके साथ मुआहदा तय करते हैं। जब 4 वोटों की उनको जरूरत होती है तो अख्तर मेंगल उनकी निगोशिएशन कमेटी का जो है चेयरमैन मुकर्रर कर दिया जाता है। जब 4 वोटों की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर जहाँ पर कम्युनिकेशन बलूचिस्तान के इलाकों में कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं है, वहाँ से अख्तर मेंगल को वो ढूंढ निकालते हैं। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। पार्लियामेंट हाउस के बाहर महमूद खान अचकजई और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि मुल्क में हुकूमत नाम की रह गई है और मैं आज कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूँ। अब इस रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा, इस असम्बली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं बतौर मेंबर नेशनल असम्बली अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। जाके अपने इलाके में बैठेंगे, कोई खेती बाड़ी करेंगे, अगर किसी शहर में हुए तो कोई पकौड़े की दुकान खोल देंगे। सरदार अख्तर मेंगल ने मजीद कहा कि हुकूमत को बलूचिस्तान के मसले पर दिलचस्पी नहीं और ये लोग सूबे के मसले को समझ नहीं सके। अब किसी इदारे पर यकीन नहीं रहा, हमारे आबा व अजदाद ने हमें इज्जत से बात करना सिखाया।
اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کی 2 مقدمات میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں فواد چودھری کے خلاف درج 2 کیسز پر سماعت ہوئی۔ فراڈ کیس پر سماعت، سول جج یاسر محمود اور اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے خلاف کیس پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوگا نے کی۔ فواد چودھری کی جانب سے دونوں کیسز میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی گئیں، جو کہ دونوں عدالتوں نے منظور کر لی اور سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ملتوی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی، جبکہ ملزموں کے وکیل شعیب شاہین مختلف کیسز میں مصروفیت کے باعث نہیں آ سکے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ وفاق این ایف سی ایوارڈ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بجائے براہ راست مقامی حکومتوں کو دے۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما سید مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار نے دیگر اراکین قومی اسمبلی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ براہ راست مقامی حکومتوں کو این ایف سی ایوارڈ منتقل ہونے پر گلی محلوں میں ترقیاتی منصوبوں سے لوگ مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج پورے پاکستان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم اپنے منشور کے مطابق اختیارات کو نچلی سطح تک منتقلی کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما نے کہا کہ لوکل حکومت کو گراس روٹ لیول پر لے جانے کے معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ کے دستخط سے آئینی ترمیم جمع کروائی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں شرکاء نے کہا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے۔ فورم نے پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم کو خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، منفی اور تخریبی عناصر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں اور اس کے تدارک کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر بھی غور کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقتدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ شرکاء نے کہا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ ایک مضبوط اور مؤثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف ضروری اور قانونی کارروائی کرنے میں حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ امریکی کونسل جنرل اسکاٹ اربام نے کراچی میں مزار قائد پر حاضری دی اور بانی پاکستان محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر کونسل جنرل اربام نے قائد اعظم کی مزار پر پھول رکھے اور مہمانوں کی کتاب پر امریکی عوام کی جانب سے تاثرات درج کیے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید عباس سے۔ جی نوید، بتائیے گا۔ بالکل یہ خوشائند اقدام ہے کہ امریکی کونسل جنرل اسکاٹ اربام نے مزار قائد کا دورہ کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے جناح کے تصور کی تکمیل اور ترقی کے لیے مشترکہ کاوشوں کا اعادہ ہے۔ امریکی کونسل جنرل اسکاٹ اربام نے کراچی میں مزار قائد پر حاضری دی اور بانی پاکستان محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر کونسل جنرل اربام نے قائد اعظم کی مزار پر پھول چڑھائے اور مہمانوں کی کتاب پر امریکی عوام کی جانب سے تاثرات درج کیے۔ اس موقع پر کونسل جنرل اربام نے کہا کہ مزار قائد پر حاضری دے کر بانی پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا باعث فخر ہے۔ اس دورے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم ورثے
کی یاد تازہ ہو گئی ہے. آج کا یہ دورہ پاکستان کے لیے پاکستان کے ساتھ پائیدار اور مضبوط تعلقات استوار کرنے کی امریکی عزم کی توسیع ہے. بہت شکریہ نوید، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. بلوچستان کے شہر مستونگ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے صحافی نثار لہڑی جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق مستونگ کے علاقے کلی گلکند میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے صحافی نثار لہڑی شہید ہو گئے. مقتول نیوز ایجنسی کے نمائندہ اور مستونگ پریس کلب کے عہدیدار تھے. صحافیوں نے قاتلوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کر دیا. گزشتہ ماہ مستونگ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر ذاکر علی بھی جاں بحق ہو گئے تھے. مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں نامعلوم افراد کی جانب سے ڈپٹی کمشنر پنچکور ذاکر علی کی گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے. ڈپٹی کمشنر پنچکور ذاکر علی کو شدید زخمی حالت میں کوئٹہ منتقل کیا گیا، تاہم دوران علاج وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. ایس ایچ او تھانہ بھارا کہو کو ملزم کو کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا. تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس کی سماعت سول جج شائستہ خان کنڈی نے کی. عدالت نے علی امین گنڈاپور کی طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. علی امین گنڈاپور کی جانب سے راجہ ظہور الحسن عدالت میں پیش ہوئے اور وزیر اعلیٰ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے عدالت پیش نہیں ہو سکے. انہوں نے بتایا کہ ٹانگ میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے 1 ہفتہ آرام کا مشورہ دیا ہے. بعد ازاں عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی استدعا منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت 21 ستمبر تک ملتوی کر دی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کر دیا. گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اکثریت نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، سرکاری طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ سکتا ہوں. مزید دیکھیے اس رپورٹ میں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اکثریت کھو چکے ہیں، اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں. ان کا کہنا ہے کہ 2/3 اکثریت والے وزیر اعلیٰ اپنی اسمبلی میں جانے سے کترا رہے ہیں. 4 مرتبہ اجلاس ملتوی ہو چکا. سوال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اتنی جلدی کیا ہے. مجھے بہت سے لوگ فونے کر رہے ہیں اور میرے پی ٹی آئی کے بڑے دوست فونے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا سی ایم صاحب رات کو خواب دیکھے اور ایسا نہ ہو کہ نام چینج نہ ہو جائیں. ان کو خود بھی خطرہ ہے. لیکن دیکھیں ہماری صوبائی حکومت نے ابھی تک جو حکومت کے دن ہوئے تھے شاید میرے خیال میں کپڑے تبدیل نہیں کیے ہوں گے جتنے وزراء اور اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر چینج کیے ہیں. دوسرا ایڈوائزر چینج ہو رہا ہے. یہ نہیں بتایا جا رہا اور ایک وزیر بھی چینج، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے، نااہل ہے، نکمے ہیں کہ کرپٹ ہیں. یہ تو قوم کو بتا دیں نا کیوں چینج کیا جا رہا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس اکثریت نہیں، تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، سرکاری طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بتایا جائے وزیر اور مشیر کیوں بدلے جا رہے ہیں، اگر وہ کرپٹ اور نااہل ہیں تو انہیں سزا کیوں نہیں دی جا رہی. پنجاب میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کا آغاز کر دیا گیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام سے مستحق افراد اپنے ذاتی گھر کے مالک بن سکتے ہیں. لوگ مریم نواز پر تنقید بھی کرتے ہیں اور ان کو کاپی بھی کرتے ہیں. عظمہ بخاری کا کہنا تھا باقی صوبوں میں عوام کے لیے کام نہیں کیا جا رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کا سوچتی ہیں. کہا مریم نواز کاغذی کارروائی کے بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے روٹی کی قیمت کم کی لیکن باقی صوبوں کو یاد نہیں آیا. مریم نواز نے انہیں یاد دلایا کہ روٹی کی قیمت بھی کم کرنی چاہیے. پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں تو تاریخ میں پہلی بار کرائے واپس کیے گئے، باقی کسی صوبے میں کرائے کم نہیں ہوئے.
बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मज़ीद इजलासों का कैलेंडर जारी कर दिया गया, जबकि बोर्ड के 9 और 13 सितंबर को भी इजलासों का शेड्यूल जारी है। बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 9 सितंबर के इजलास में भूटान का केस शामिल है और 13 सितंबर के IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में नॉर्वे का केस शामिल है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग कैप को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है और पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत IMF की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद है, जबकि इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए एडवांस स्टेज पर है और इस माह कर्ज प्रोग्राम की IMF से मंजूरी मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच की जानिब से वज़ीर आला मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में साबिक लाइब्रेरियन मेहरान यूनिवर्सिटी की जानिब से दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेंशन की अदम अदायगी पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ पटिशन दायर की थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पटिशन पर होने वाली समाअत में अदालत को आगाह किया कि पेंशन के इजरा का इख्तियार यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का नहीं। अदालत को बताया गया कि पेंशन के इजरा की दरख्वास्त वज़ीर आला सिंध को अरसाल की गई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अदालत ने वज़ीर आला सिंध को 60 रोज़ के अंदर दरख्वास्त पर फैसला सादिर करने का हुक्म दिया था, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बावजूद अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका। अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 3 अक्टूबर को खुद पेश होने या वकील के जरिए जवाब दाखिल करने का हुक्म जारी कर दिया। बलूचिस्तान में गाड़ी बचाने वाले एक्सीवेटर ऑपरेटर मुहिबुल्लाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने मुहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए के इनाम से नवाजा। बलूचिस्तान के शहर क़ला अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फंसे लोगों को बचाने वाले मुहिबुल्लाह की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई, जहां शहबाज शरीफ ने मुहिबुल्लाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। आपके इंसानियत से मोहब्बत के जज्बे की दिल से कदर करता हूँ। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि आपने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाई। आपने मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर कौमी फरीज़ा अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुहिबुल्लाह की बहादुरी के एतराफ़ में उन्हें 25 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा। मुहिबुल्लाह ने कहा कि एजाज़ की बात है कि मैं मुल्क के वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहा हूँ। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन और सिंध इंटरप्राइज डेवलपमेंट फ़ंड के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। तकरीब सूबाई वज़ीर बराए सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो के दफ्तर में हुई। यादाश्त पर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की MD सरवत फ़हीम और सिंध इंटरप्राइज डेवलपमेंट फ़ंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खिज़र परवेज़ ने दस्तखत किए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और सिंध इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो के दफ्तर में मुनक्किद हुई है। याददाश्त पर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की MD सरवत फ़हीम और सिंध इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खिज़र परवेज़ ने दस्तखत किए हैं। सूबाई वज़ीर बराए सनत व तिजारत इकरामुल्लाह धारेजो भी इस तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में सेक्रेटरी सनत व तिजारत मोहम्मद यासीन शहर, MD साइड रकमफर अली कादरी भी मौजूद थे। याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में सेक्रेटरी सरमाया के फालसे राजा खुर्रम शहजाद उमर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नूर अहमद सम्मो और सेक्रेटरी ज़राअत रफ़ी अहमद अब्रोबी ने भी शिरकत की है। तकरीब के मौके पर सूबाई वज़ीर करमुल्लाह धारेजो ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मफाहमती याददाश्त का मकसद सूबे में रोजगार के मौक़ों को फराहम करना है और छोटी इंडस्ट्री को इससे फ़रोग़ मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया साकिब, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मादनियात ले जाने वाले ट्रकों पर हमला कर दिया। वारदात के बाद मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़या बलूचिस्तान के इलाके नौशकी के मकाम पर सरमल पर पेश आया। मुसल्लह अफराद ने मादनियात कर ले जाने वाले ट्रकों पर फायरिंग के बाद एक ट्रक को नजर आतिश भी कर दिया। ज़राए के मुताबिक वाक़े में किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदात के बाद मुसल्लह अफराद जायवकुआ से बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार जायवकुआ पर पहुंच गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली की तहत मजीद इक़दामात किए जा रहे हैं। याद रहे कि माजी में भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के मादनियात ले जाने वाले ट्रकों को निशाना बनाया जाता रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि ANF का तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गोजरा रोड झंग पर वाक़े 2 तालीमी इदारों के करीब मुलजिम से 46 अदद XTC गोलियां बरामद हुई। मुलजिम ने तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फ़रोख्त करने का एतराफ़ कर लिया है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ANF का तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गोजरा रोड झंग पर वाक़े 2 तालीमी इदारों के करीब मुलजिम से 46 अदद XTC गोलियां बरामद हुई। मुलजिम ने तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फ़रोख्त करने का एतराफ़ भी कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत अख्तर मेंगल से ज़रूर रब्ता करेगी। वो दोस्तों के मनाने से राज़ी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि अख्तर मेंगल के मौक़िफ़ का एहतराम किया जाए। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान से अच्छे ताल्लुकात हैं। महमूद अचकज़ई से मिल रही हैं, मिलते रहेंगे। PTI कहती है कि नून लीग से बात नहीं हो सकती, ये तो अचकज़ई से मजाक करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि यही बात तो नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि सब सर जोड़ कर बैठेंगे तो हम ओहदा बरा हो सकते हैं। और नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि फला जमात से बात ना करो। नवाज शरीफ और अचकज़ई दोनों चाहते हैं कि सबसे बात हो। महमूद अचकज़ई से मज़ीद भी राब्ते करेंगे। उनका कहना था कि DJ ISPR ने कहा था सियासतदान मुज़ाकरात करें, बातचीत में रुकावट सिर्फ बानी PTI है। शहबाज शरीफ ने कभी भी नहीं कहा कि पहले माफ़ी मांगे। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात अफसोसनाक हैं। अमरीका पाकिस्तान दोस्ती की एक बड़ी तारीख है। कहा कि अमरीका पाकिस्तान की मदद को तरजीह देता है। रिपोर्ट देखिए। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद को तरजीह देता है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना था, तवानाई के शोबे में हम पाकिस्तान की मदद को तरजीह देते हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां बरकरार हैं और हम सबको ईरान से बिजनेस डील न करने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान महकमा खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तवानाई से मुतालिक बातचीत जारी रखेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से आलमी यौम हिजाब के मौके पर वॉक का एहतमाम किया गया, जिससे अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर ने भी खिताब किया। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। कराची में जमात इस्लामी के शोबा ख़वातीन की ज़ेरे एहतमाम आलमी यौम हिजाब मनाया गया, जिससे खिताब करते हुए मुअन्नम जफर ने कहा कि ये वो दिन है जब एक मुसलमान बाहिजाब बेटी को कत्ल कर दिया गया। हिजाब सिर्फ लिबास नहीं बल्कि मुसलमानों का शिआर है। 4 सितंबर का दिन है और 4 सितंबर का दिन यौम हिजाब के तौर पर मनाया जाता है। ये वो दिन है कि जिस दिन इस्लाम की एक बेटी मरवा शुरबीनी की याद में मनाया जाता है कि जिसको जर्मनी में खंजर मार के शहीद कर दिया गया और उसका जुर्म ये था कि वो हिजाब करती थी।
हिजाब रैली की शुरा का कहना था कि यौम हिजाब का मकसद लोगों को ये बताना है कि यही हमारी तहजीब और तमद्दुन है। हिजाब के साथ खवातीन को काम करने की जगह पर कबूल करने की तरगीब देनी होगी। रैली की शुरा का कहना था कि इस रैली में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी ने शरीक होकर ये बताया कि वर्क प्लेस पर खवातीन को हिजाब पहनना उनकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। इजलास वजारत मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान कोहसार कॉम्प्लेक्स पाक सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में होगा, जबकि मुल्क में जोनल कमेटियों के इजलास उनके मुतालिका हेडक्वार्टर्स लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में मुनक़िद किए जाएंगे। इजलास में माह रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के चांद की रोयत का फैसला और ऐलान किया जाएगा। आज बरोज़ बुध को चांद नज़र आ जाता है तो 12 रबीउल अव्वल 16 सितंबर बरोज़ पीर की होगी, जबकि चांद नज़र ना आने की सूरत में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर को मंगल के रोज़ मनाई जाएगी। मौसम के हवाले से खबर है कि मुल्क में हालिया बारिशों के बायस नुकसानात का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और कई बंद भी टूट गए। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। रायवन में बारिश का पानी आबादी में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ औकात में मुतादिद शहरी जख्मी भी हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में बरसात के नए सिलसिले ने हर तरफ जल थल एक कर दिया। बारिश के बाइस कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और कई बंद टूट गए। मकान की छत गिरने और डूबने से 4 बच्चे जाँ बहक, जबकि मां और 2 बच्चे जख्मी हो गए। मुल्क भर में पोस्ट मानसून का स्पेल जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में जमकर बरसात हुई। हर तरफ जल थल हो गया और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। राजनपुर के इलाके लंडी सईदान में मूसलाधार बारिश से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। रायविंड में बारिश का पानी आबादी में दाखिल हो गया। बुरेवाला में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, जबकि मां और 2 बच्चे जख्मी हो गए। जबकि इस्लामाबाद में 3 बच्चे जोहर में डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली गयी। मंडी बहाउद्दीन में बरसात से हर तरफ पानी ही पानी। दाऊद खेल में दरियाए सिंध पर जिना बैराज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। सिंध में भी बादलों की घन गरज जारी है। बदीन में वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला रुक न सका। थलपारकर के सहरा को भी बादलों ने खूब सैराब किया। मिट्टी इस्लामकोट में खूब बारिश हुई, जबकि कश्मीर में तेज बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। खैरपुर के इलाके ठरी मीरवा में बरसाती पानी की निकासी 4 रोज बाद भी ना हो सकी, जबकि कंबर शहदाद कोट में बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में शदीद बारिश इम्तिहान बन गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। बगाओ में शदीद बारिशों से मुख्तलिफ मकामात पर बंद टूट गए, जबकि कोहलू में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बाइस नदी नालों में तुगयानी आ गई। मुल्क भर में बरसात के नए सिलसिले ने हर तरफ जलथल एक कर दिया। बारिश के बायस कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और कई बंद टूट गए। मकान की छत गिरने और डूबने से 4 बच्चे जाँ बहक, जबकि मां और 2 बच्चे जख्मी हो गए। मुल्क भर में पोस्ट मानसून का स्पेल जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में जमकर बरसात हुई। हर तरफ जलथल हो गया और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। राजनपुर के इलाके में मूसलाधार बारिश से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। रायविंड में बारिश का पानी आबादी में दाखिल हो गया। बुरेवाला में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, जबकि मां और 2 बच्चे जख्मी हो गए। जबकि इस्लामाबाद में 3 बच्चे जोहर में डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि तीनों बच्चों की लाशें निकाली गईं। मंडी बहाउद्दीन में बरसात से हर तरफ पानी ही पानी है। दाऊद खेल में दरियाए सिंध पर जिना बैराज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। सिंध में भी बादलों की घनगरज जारी है। बदीन में वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला रुक न सका। थरपाकर के सहरा को भी बादलों ने सैराब किया। मिठी इस्लामकोट में खूब बारिश हुई, जबकि कश्मीर में तेज बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। खैरपुर के इलाके ठरी मेरवा में बरसाती पानी की निकासी 4 रोज बाद भी ना हो सकी, जबकि कुंबर शहजाद कोट में बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में शदीद बारिश इम्तिहान बन गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। बगाऊ में शदीद बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर बंद टूट गए, जबकि कोहलों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बाइस नदी नालों में तुगयानी आ गई।
لیبیا کے حریف گروپس کے درمیان مفاہمت میں پیش رفت کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5% کمی کے بعد 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لیبیا میں تیل کی پیداوار اور برآمد کے تنازع کے باعث معطلی کا مسئلہ حل ہونے کے بعد عالمی مارکیٹ میں قیمت 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں 5% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ لندن برنٹ کروڈ کی قیمت $73.28 فی بیرل پر آ گئی ہے، جبکہ اکتوبر کے لیے امریکی خام تیل کے مسودے $69.82 فی بیرل کیے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی فاسٹ بولر حارث رؤف کو NOC جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ قومی فاسٹ بولر حارث رؤف نے بگ بیش لیگ کے لیے اسپیشل NOC کے لیے PCB سے درخواست کی تھی، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے حارث رؤف کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ PCB نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ 2 لیگز MLC اور دی ہنٹرز کھیل چکے ہیں، اس لیے اب NOC نہیں دیا جا سکتا۔ حارث رؤف کا بگ بیش لیگ کے لیے $4 لاکھ کا کانٹریکٹ ہونا تھا۔ حارث رؤف کو پک کرنے کے لیے میلبرن اسٹارز اور سڈنی تھنڈرز خواہشمند تھیں۔ PCB نے بابر اعظم، سائم ایوب سمیت دیگر کرکٹرز کو بھی چیمپئنز کپ کی وجہ سے NOC جاری نہیں کیا۔ اسامہ میر کو PCB نے بگ بیش کے لیے NOC جاری کیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔